नाटक करोगे? तो कल कम्युनिकेशन की आखिरी क्लास लेंगे सुबह और स्टैट की आखिरी क्लास, तो कल दोनों कोर्सेज खत्म हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो आईसीटी की 3 क्लासेज है वो लेंगे और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग अक्टूबर के स्टार्टिंग में हायर एजुकेशन और अक्टूबर के मिड में आपका पीपल और डेवलपमेंट और आपका कोर्स खत्म। एचआरएम तो इसी महीने में होगा ना, लीगल लाइव नहीं होगा, बाकी सब चीजें लाइव होंगी। मतलब अगले महीने कॉमर्स की 2 यूनिट्स, अकाउंट्स और इनकम टैक्स और पेपर 1 की 2 यूनिट्स चलेंगी। लीगल एस्पेक्ट रिकॉर्डिंग में है बेटा, जाके चेक करो, लाइव नहीं होगा लीगल एस्पेक्ट, उसको रिकॉर्डिंग से कवर कर लीजिए। स्पेशल क्लास भी मेरी प्रोफाइल में ही होती है। अरे होगी इस महीने, अभी तो कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, आईसीटी की 3 क्लासेस पेंडिंग है, उसके बाद पूरा लॉजिकल रीजनिंग खत्म हो जाएगा। पेपर 1 में रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं करना, पेपर 2 की लीगल एस्पेक्ट से करना, बाकी कुछ नहीं करना। मैथ वाला वो रीजनिंग वाला पोर्शन है वो रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा, बाकी जो रीजनिंग का पोर्शन है, आर्ग्यूमेंट वगैरह, इंडियन लॉजिक वगैरह, वो सब लाइव होगा। चलो पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया आपका, वो खत्म करते हैं। एफडीआई। अरे आज कोई क्लास नहीं थी, आज ऑफ था मेरा। जो लीगल एस्पेक्ट है ना, वो आपके 10 यूनिट में से सिर्फ एक लीगल एस्पेक्ट है जिसमें आप लोगों पे एग्जामिनर तरस खाता है, जिसमें एग्जामिनर आप लोगों पे तरस खाता है। और किसी यूनिट में वो आपसे तरस नहीं खाएगा, सिर्फ उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछेगा वो आपको, और उसमें से जो 5-7 सवाल आते हैं ना, वो इतने बेसिक होते हैं कि उसको कोई भी बच्चा कैसे भी बड़े आराम से क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। उसमें वो घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछता, उसमें वो घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछता है, सीधा सीधा पूछ लेता है लीगल एस्पेक्ट में। बाकी हर यूनिट में वो घुमा घुमा के पूछता है। तो उसको आप देखोगे तो पता चल जाएगा। हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट भी करेंगे। अरे बेटा जो चीजें हो गई, अब मेरे को बताओ, मेरा बैच ये शुरू हुआ है 3 जुलाई से, तो एक यूनिट एक बार ही होगी ना, तो जो यूनिट्स निकल चुकी हैं वो रिकॉर्डिंग से करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। अब अगर आपको ये लगता है कि अगर आपने सितंबर में ज्वाइन किया तो मैं दिसंबर तक सारा कुछ लाइव पढ़ाऊं, तो पॉसिबल ही नहीं है। जो यूनिट्स हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, वो दोबारा नहीं आएंगी। एक बैच में एक यूनिट एक बार ही पढ़ाई जाती है। रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई का मतलब क्या होता है कि जब एक देश का पैसा किसी दूसरे देश के पैसे में जाता है, किसी दूसरे देश में जाता है, मतलब इंडिया
किसी दूसरे देश में जाके अदर देन इंडिया इन्वेस्ट करे तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का नाम दिया जाता है। कि अगर इंडिया किसी फॉरेन कंट्री में जाके, फॉर एग्जांपल अगर रशिया में जाके पैसा लगाए, चाइना में जाके पैसा लगाए, किसी भी ऐसे देश में जो इंडिया के लिए क्या है, एक फॉरेन कंट्री है। ठीक है जी, तो उसको क्या नाम दे दिया जाता है, एफडीआई। चाहे कोई बाहर से देश आ रहा है, वो इंडिया के अंदर आके क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। अमेरिकन कंपनी ये है, यहां पर ये इन्वेस्ट करेगी अपनी कैपिटल का, कहां पर, इंडिया की कंपनी में। ठीक है, जैसे बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जिसमें फॉरेन कंट्रीज ने क्या रखा हुआ है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। क्या किया हुआ है, अपने पैसे को क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है। तो वो सब कुछ किसके अंदर आता है, उन सभी चीजों को आप एफडीआई का नाम दे देते हो। ठीक है, यू कॉल इट एफडीआई। ठीक है, डेफिनेशन समझ आ गया। एफडीआई मतलब कि जब एक कोई कंट्री अपने देश से बाहर जाके दूसरे देश के अंदर इन्वेस्ट करती है तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। और इसमें ना दो चीजें होती हैं, एफडीआई भी होता है और एफपीआई भी होता है। एक सेकंड, पहले ना मैं ये वाला ही कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं। इसमें चार्ट है यहाँ पे, हाँ पहले इसको पढ़ लेते हैं, इससे थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आपको। एफडीआई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, एफडीआई का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है या मेन पर्पस होता है, वो किसी देश की कंपनी में जाके कंट्रोल लेना होता है। और एफपीआई का या एफआईआई का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करने तक होता है। मतलब शॉर्ट टर्म में उनको प्रॉफिट चाहिए होता है। अगर वो अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उस प्रॉफिट को लेंगे और वहां से क्या करेंगे, वहां से चले जाएंगे। FDI refers to investment made by a foreign investor, मतलब इंडिया है, पाकिस्तान या कोई भी कंट्री का देश का बंदा, obtain a substantial interest। substantial interest वैसे देखो, जब आप अकाउंट्स की भाषा में बात करते हो तो substantial interest कितना मानते हैं, 20% बोलते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को बोला, सॉरी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% होता है। जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे ना तो वहां पर एक टॉपिक आता है क्लबिंग ऑफ इनकम। तो क्लबिंग ऑफ इनकम में एक प्रोविजन होती है 64 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 4, जिसके अंदर कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अगर एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो जो पैसा है वो किसके अकाउंट पे टैक्सेबल होगा, किसके अकाउंट पे क्या होगा, टैक्सेबल होगा। कुछ इस तरीके का वहां पर एक पर्सपेक्टिव है, इस तरीके का वहां पर एक सवाल है। तो यहाँ पर एफडीआई का मतलब क्या हुआ, व्हेन, तो मतलब आप किसी दूसरे देश की कंट्री के कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये यहाँ पर 10% की बात होगी। ठीक है, एफडीआई में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब 10% होता है, अकाउंट्स में और इनकम टैक्स में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब 20% होता है। और एफपीआई का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप 10% से कम, 10% से कम इन्वेस्ट कर रहे हो और यहाँ पर आप लोग फाइनेंशियल एसेट्स में करते हो और आपका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि हमें बस उस कंपनी में, उस देश के अंदर क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, हमें और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, हमें और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से लेना देना है, बाकी और किसी चीज से हमें कोई लेना देना नहीं। इस वजह से क्योंकि एफडीआई है तो वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि वो पैसा कमाएंगे और यहाँ पर पैसे, आपने पैसा लगा दिया उसके बाद आपका कोई रोल नहीं रहता। इसी वजह से आप डिग्री ऑफ कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव ही कंट्रोल है। यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि आप कंट्रोल करना चाहते हो, वी वांट टू कंट्रोल। यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो। यहाँ पर वेरी लेस है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट है।
और जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जो कंट्रोल होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो यहाँ पर आप फिजिकल एसेट्स समझ रहे हो ना, जैसे मशीन्स, मशीनरी में हो गया, और यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स मतलब शेयर्स, ठीक है, शेयर्स। तो जब आप शेयर्स में पैसा लगा रहे हो दैट इज एफपीआई या एफआईआई, और जब आप फाइनेंशियल एसेट्स की बजाय फिजिकल एसेट्स में पैसा लगाते हो तो उसको एफडीआई का नाम दे दिया जाता है। यहाँ पर जो एंट्री और एग्जिट है वो काफी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि आपने 10% इन्वेस्ट किया हुआ है, तो एक बड़ा अमाउंट आपने लगाया है, तो आप उसको छोड़ के ऐसे भाग नहीं सकते, ठीक है, उसको आप ऐसे स्किप नहीं कर सकते, उसको आप यहाँ से निकाल नहीं सकते, ये डिफिकल्ट होता है। और ये क्या होता है, इट इज बेसिकली रिलेटिवली इजी। ये क्या होता है, ये बाकियों के कंपैरिजन क्या होता है, आसान होता है, इट इज इजी। रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ फंड्स, टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। इसमें कैपिटल मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा जा रहा है, क्यों, क्योंकि देखो अब कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो, है ना, अगर आप कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो तो शेयर के लिए कंपनी क्या मांगेगी, पैसे, आप किसी कंपनी का शेयर खरीदने जा रहे हो तो कंपनी आपसे क्या बोलेगी कि भैया पैसा दे दो, आप हमें पैसे दे दो, उसके लिए हम आपको शेयर्स दे देंगे। तो आप पैसा देते हो और कंपनी आपको क्या कर देती है, शेयर्स दे देती है। और वहीं पर यहां पर फंड्स भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी हो सकती है और अदर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी के ये लिखा हुआ है ना इधर, फिजिकल एसेट्स, मशीनरी, आप उन कंपनी को मशीनरी दे सकते हो अपनी, आप उस कंट्री के कंपनी को टेक्नोलॉजी दे सकते हो अपनी, देखा वो वाला। और यहाँ पर जो मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट होता है एफिशिएंट होता है, यहाँ पर लेस, मतलब समझ रहे हो ना। देखो एक होता है कि आप किसी रिश्तेदार के घर में जा रहे हो चोरी करने के लिए, आपको मौका मिले बस चोरी किया निकल लिया, दैट इज एफपीआई। दूसरा, आप अपने रिश्तेदार के घर में जा रहे हो, चोरी नहीं करना चाहते, आप उनकी प्रॉपर्टी में अपना हक जमाना चाहते हो, तो वो एफडीआई है। समझ आया? तो इस सिंपल सी इस उदाहरण से, सिंपल सी एग्जांपल से आप इन दोनों चीजों को अपने दिमाग में बिठा सकते हो कि एफडीआई और एफपीआई किस तरीके से काम करता है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो बेटा मैं इसमें और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, फिर मैं इसमें आपकी और कोई सहायता नहीं कर सकता अगर आप इसको अगर आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते, ठीक है। अब ये सिंपल एग्जांपल थी जो मैंने आपको यहाँ पर देने की कोशिश की। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। तो ये हमारी एक सिंपल एग्जांपल थी जो मैंने आप लोगों को सीधे सीधे भाषा में क्या कर दिया, समझा दिया। ये देखो, जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो उसमें ग्रीन फील्ड बताया था। ग्रीन फील्ड क्या होता है? ग्रीन फील्ड का मतलब जो सबसे ज्यादा रिस्की रहता है ना, ग्रीन फील्ड में सबसे ज्यादा क्या रहता है, रिस्क रहता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन फील्ड में आप जीरो से जाके क्या करते हो, फ्रेश स्टार्ट करते हो। व्हाट यू डू, आप फ्रेश स्टार्ट करते हो। आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो। जॉइंट वेंचर आप किसी के साथ हाथ में ला सकते हो और एक्विजिशन आप किसी कंपनी को एक्वायर भी कर सकते हो। तो ये एफडीआई है क्योंकि आप डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन अगर आप सिर्फ एडीआर, जीडीआर या फिर एफआईआई पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आप लोगों का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका डिफरेंस मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया, थोड़ा सा समझाया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का मतलब क्या हुआ? इन वन कंट्री इन बिजनेस इंटरेस्टेड इन अदर कंपनी। आप किसी दूसरे देश के कंपनी में पैसा क्यों लगाओगे अगर आप वहां पर इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि यार यहां से मुझे फायदा होने वाला है, तभी तो पैसा लगाओगे ना आप जाके। बोलो, किसी दूसरे देश के कंपनी में आप पैसा क्यों लगाओगे? आप इसी वजह से पैसा लगाओगे क्योंकि आपको पता है कि यहां पर मेरे को प्रॉफिट मिलने वाला है, यहां पर मेरे को प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर मेरे को प्रॉफिट मिलने वाला है
तभी मैं उस देश में जाके इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज मैं वहां पर जाके इन्वेस्ट नहीं करूंगा। So FDI is done in the form of either establishing business operation, जिसको आप बोल देते हो ग्रीन फील्ड, मतलब आप जीरो से क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस को शुरू कर रहे हो, और एक्वायरिंग बिजनेस एसेट्स इन अदर कंट्री, या फिर किसी दूसरे देश में जाके आप एसेट्स को एक्वायर कर लेते हो, सच एज ओनरशिप और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस कंपनी में एक ओनरशिप कैप्चर करना, प्लस या तो आप ओनरशिप लेना चाहते हो, प्लस आप उस कंपनी में एक कंट्रोल लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि भैया मेरे पास कंट्रोल रहे, मेरे पास ओनरशिप रहे। अगर मेरे पास ओनरशिप और कंट्रोल रहेगा तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाऊंगा, तो मेरा जो काम करने का तरीका है वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। ओके, ये लिखा हुआ है, ये मैंने आपको चार्ट अभी पढ़ा दिया कि जो एफडीआई है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग है ना। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग है, क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो में आपने बस शेयर्स में पैसा लगा दिया, शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे होते रहे और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट होता रहेगा या नहीं होता रहेगा, डिपेंड करते हैं। These investments are commonly made in open economies that make a skilled workforce and above average growth perspective। आप किसी ऐसे देश में ही पैसा लगाओगे जहां पर आप लोगों को ग्रोथ के चांसेस नजर आ रहे हैं, यस सुनो, जहां पर आपको ये नजर आ रहा है कि अच्छा यार मेरे को यहाँ पर अच्छी रिटर्न मिलने वाली है, यहाँ पर मेरे को अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो मेरे को रिटर्न मिलेगी, जिस रिटर्न से मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे गेट्स हैं वो आप लोगों के लिए ओपन हो रहे हैं। बहुत सारे जो गेट्स हैं वो आप लोगों के लिए क्या होते हैं बेटा, ओपन होते हैं। Foreign direct investment usually involve more than just a capital investment. It may include provision of management and technology as well, right? कैपिटल भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप, मैनेजमेंट में, मतलब समझ लो ना, बोलते कि मुझे मैनेजमेंट का हिस्सा बना लो, मैनेजमेंट का हिस्सा भी बन सकते हो आप, उनको एक अपनी सेपरेट टेक्नोलॉजी भी दे सकते हो, ठीक है जी, आप उनको अपनी एक सेपरेट टेक्नोलॉजी भी दे सकते हो कि ठीक है भैया ये इस तरीके से काम करेगा, हमें इस तरीके से काम करना है। अगर आप करवाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं करवाना चाहते हो तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। तो सेम वही है, मतलब ये देखो लिखा हुआ है ना, इफ इन्वेस्टर कंपनी ऑब्टेन 10% और मोर ओनरशिप, वोटिंग राइट्स आर ग्रांटेड अलोंग द पार्टिसिपेटिंग। तो आप देखो, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको कंपनी में ओनरशिप नहीं चाहिए, है ना, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपका मेयर ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, आपको लगता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करना है, तो आप कुछ नहीं करोगे, तो आपको बस प्रॉफिट मिला और वहां से आप निकल लोगे, आप वहां से प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। लेकिन दूसरी जगह पर अगर आप कंपनी में ओनरशिप चाहते हो, आप कंपनी में कंट्रोल चाहते हो, आप कंपनी में वोटिंग राइट चाहते हो, तो उन वोटिंग राइट्स के लिए आप लोगों को 10% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर करना पड़ेगा, 10% से ज्यादा शेयर एक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, इस वजह से। सो अब ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इसमें 10% से कम रहता है क्योंकि आपने प्रॉफिट अर्न करना है सिर्फ। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड इन द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज based on one country by the foreign investors. Such an investment is made with the purpose of getting short term financial gain, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म का जो प्रॉफिट है उसके लिए, and not for obtaining significant control over managerial operation of the enterprise. The investment is made in the securities of the company. मतलब यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स, सॉरी फिक्स्ड एसेट्स में या जो एसेट्स है उसमें नहीं, स्टॉक्स वगैरह में पैसा लगाया जाता है, और वो सिक्योरिटीज होती हैं हाईली लिक्विड होती हैं। लिक्विड का मतलब जो या तो कैश फॉर्म में ही है या जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है,
या तो वो कैश फॉर्म में ही है, या जिनको इजीली कैश में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, वही हुआ हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड। तो ये चार्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट है तो। क्लियर, समझ आ गया? एडीआर जीडीआर बेटा ये फाइनेंस का टॉपिक है, वहां पे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी फाइनेंस की 2 क्लासेस पेंडिंग है ना, वहां पे पढ़ेंगे एडीआर और जीडीआर। बेसिकली ग्लोबल डिपॉजिटरी क्या बोलते हैं, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी क्या बोलते हैं, आर का क्या होता है, अरे भूल गया यार मैं। रिसीट ग्लोबल, एडीआर हाँ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। बस एक है वो ग्लोबल लेवल पे काम करता है। कहाँ पे काम करता है? ग्लोबल लेवल पे काम करता है। और जो दूसरा है वो अमेरिकन लेवल पे काम करता है। बताऊंगा आगे की क्लास में पढ़ा। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यहां से तो स्टेटमेंट टाइप की क्वेश्चन बनता है। नॉर्मली जैसे इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है वो एवोल्यूशन होता है, तो इंडिया के अंदर भी 1990 और 1990 का 1 का वो टाइम था जब इंडिया के अंदर एलपीजी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया था। याद है, पढ़ा हमने, क्या किया गया था? एलपीजी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया था। सर याद है, किसको इंट्रोड्यूस किया गया था? सर एलपीजी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये जो एलपीजी मॉडल है ये क्या है? एलपीजी मॉडल का मतलब यही हुआ कि लिबरलाइजेशन कर दिया जाए, ग्लोबलाइजेशन कर दिया जाए और प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। लिबरलाइजेशन का मतलब था कि जो बहुत सारे हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, जो बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को खत्म किया जाए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या था कि सारा कंट्रोल पब्लिक सेक्टर के पास ना देके उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ा सा शेयर दिया जाए, या ये बोला जाए कि हाँ भाई प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट किया जाए, क्योंकि विदाउट प्राइवेट सेक्टर हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। और तीसरा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, अच्छा ग्लोबलाइजेशन, हाँ ग्लोबलाइजेशन क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन ने फिर इंटरनेशनल लेवल पे चीजों को सही किया। ग्लोबलाइजेशन ने इंटरनेशनल लेवल पर चीजों को सही करने की कोशिश की कि जो इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड इकोनॉमी बना दिया जाए, या दुनिया की बाकी इकोनॉमीज के साथ अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया जाए? लिंक कर दिया जाए। दैट वी शुड लिंक आवर इकोनॉमी टू द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्रीज। दूसरे देश की इकोनॉमीज के साथ क्या कर दिया जाए? लिंक कर दिया जाए। ऐसा किया गया, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एफडीआई, अब काफी तरीके की एफडीआई रहती है। अब ये किस सेक्टर के अंदर आती है या कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टाइप से एक सवाल बनता है, आपको टाइप्स से एक सवाल है वो पक्का देखने को मिलता है। कई बार तो आप लोगों को मैथ्स का कॉलम में भी ये पूरे का पूरा सवाल देखने को मिल जाता है। मैथ्स का कॉलम है, मैथ्स का कॉलम में भी सवाल देखने को मिल जाता है।
तो इसमें नेचर ऑफ बिजनेस है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, कॉन्ग्लोमेरेट हो सकता है। मोटिव है, या तो आप रिसोर्स चाहते हो, आप मार्केट चाहते हो, आप एफिशिएंसी चाहते हो, या फिर आप स्ट्रेटेजिक एसेट्स चाहते हो। एसेट में फिर या तो ग्रीन फील्ड है, ब्राउन फील्ड है, मर्जर है, एक्विजिशन है, ये सब इसी की टाइप्स है। तो इसको एक एक करके समझने की कोशिश करें। बैकवर्ड, फॉरवर्ड और हॉरिजॉन्टल। देखो मैन्युफैक्चरर के साथ बता, इनको पढ़ते हैं ना अभी। जैसे एक मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर के साथ सीधा डील करता है तो उसको आप हॉरिजॉन्टल एफडीए बोलते हो, क्योंकि वो सेम लेवल पे होता है। ठीक, हॉरिजॉन्टल का मतलब जब सेम लेवल की बात कर रहे हो। When we are discussing the things at same level, हम सेम लेवल पे चीजों को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और फिर बैकवर्ड वर्टिकल और फॉरवर्ड वर्टिकल। देखो वर्टिकल का मतलब अलग अलग लेवल्स की बात हो रही है। अब ये जो लेवल्स है ना, ये जो आपकी प्रोडक्शन का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, बैकवर्ड का मतलब है कि आप पीछे जा रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग से पीछे क्या आएगा, रॉ मटेरियल है ना। तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे और अब आप रॉ मटेरियल में भी एंटर कर गए हो, या जिस बिजनेस के साथ आपने हाथ मिलाया है वो रॉ मटेरियल में इन्वॉल्व करता है, या वो रॉ मटेरियल का काम करता है, इन्वेंट्री में चले जाते हो। तो इसका मतलब आप पीछे की तरफ चले गए, तो बैकवर्ड है। लेकिन वर्टिकल है क्योंकि दोनों के जो लेवल्स हैं वो डिफरेंट है। दोनों के जो लेवल्स हैं वो क्या है बेटा, वो डिफरेंट है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर? नहीं, दोनों के जो लेवल्स हैं वो क्या है, लेवल्स वही दोनों के डिफरेंट है। सिंपल, दोनों के जो लेवल्स हैं वो डिफरेंट है। और फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ कि आप मैन्युफैक्चरिंग से सेल में चले गए हो, क्योंकि सेल मैन्युफैक्चरिंग के बाद आता है। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग से सेल की तरफ जा रहे हो तो वो फॉरवर्ड वर्टिकल है। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ जा रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो, तो आगे की एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। और बैकवर्ड का मतलब पीछे की एक्टिविटी आप लोगों को परफॉर्म करनी पड़ेगी। और हॉरिजॉन्टल सेम एक्टिविटी, ये सेम एक्टिविटी है, ये पीछे की एक्टिविटी है। आप बैकवर्ड का मतलब आप पीछे की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, यहां पर आप आगे की एक्टिविटी को यहां पर परफॉर्म करते हो। क्लियर है? किसी को इस बात में कोई दिक्कत बताइए। होस्ट मतलब जिस कंट्री के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, होस्टिंग कर रहे हैं, जो इनवाइट कर रही है आपको। होम कंट्री आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बैकवर्ड का मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रॉ मटेरियल की तरफ शिफ्ट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग से सेल की तरफ शिफ्ट हो गए, तो उसको आप क्या बोल दोगे, उसको फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीए बोल दोगे। और अगर सेम लेवल की बात हो रही है तो उसको हॉरिजॉन्टल एफडीए बोल दोगे, अगर आप सेम लेवल पे ही डील कर रहे हो। सेम लेवल पे डील कर रहे हो तो उसको बोल। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? ऐसे देखो, हॉरिजॉन्टल है, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। सेम इंडस्ट्री, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ कि सेम इंडस्ट्री अब्रॉड में भी जो ऑपरेट कर रही है उसी में आप जा रहे हो। मतलब इंडिया अगर यूएस में इन्वेस्ट कर रहा है तो इंडिया होम कंट्री है, और जिस देश में इन्वेस्ट किया जा रहा है वो होस्ट कंट्री। होस्ट समझते हो ना, जो किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है और दूसरे देशों को इन्वाइट करता है। तो अगर होस्ट कंट्री की बात हो रही है तो इन्वाइट है, वो करने वाली कंट्री होस्ट कंट्री हो जाएगी। अब जैसे ये देखो, ये एप्पल और सैमसंग है, समझ रहे हो ना। इसमें एक सिंपल सी एग्जांपल ही देखो कि जैसे ये एप्पल है, ये भी मोबाइल बनाता है, और दूसरा सैमसंग है, ये भी मोबाइल बनाता है। तो ये एप्पल पैसा लगा दे किसमें, सैमसंग, तो ये हॉरिजॉन्टल एफडीआई हो जाएगा। ठीक है, ये सुनो, क्योंकि सेम लेवल पे हो गया। एफडीआई इज रिस्की बिकॉज द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद डूइंग बिजनेस कल्चर वेयर द रूलिंग ऑफ गेम्स मे बी वेरी डिफरेंट।
एफडीआई है वो एक इजी टास्क तो है नहीं, ठीक है, इट इज नॉट इजी। अगर आप सोचो कि एफडीआई बहुत आसान है, एफडीआई बहुत इजी है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। एफडीआई इजी नहीं है। क्यों इजी क्यों नहीं है? क्योंकि एफडीआई के अंदर आप किसी दूसरे देश में जाके इन्वेस्ट कर रहे हो और वहां पर जो पैसा लगाना है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। When a firm export, it need not bear the cost of FDI and risk associated by a native sales agent. Similarly, when a firm license its know-how, it need not bear the cost of risk of FDI. अगर आप फ्रेंचाइजी में जाते हो, अगर आप फ्रेंचाइजिंग में जाते हो या आप लाइसेंसिंग में जाते हो, तो वहां पर जो रिस्क फैक्टर है वो काफी कम होता है, ठीक है, वहां पर जो रिस्क फैक्टर होता है वो काफी कम होता है, वहां पर जो रिस्क फैक्टर होता है वो काफी कम होता है, पहली बात। लेकिन जब आप एफडीआई में जा रहे हो तो वहां पर रिस्क फैक्टर सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, मार्केटिंग इंट्रोडक्शन हो, कॉम्पिटिटर हो, स्ट्रेटेजिक बिहेवियर और लोकेशन, तो हर चीज है वो क्या हो जाती है, अल्टीमेटली इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। हर चीज का इंक्रीज होना स्वाभाविक है, हर चीज क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। एवरीथिंग विल गेट इंक्रीज्ड, हर चीज है वो क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। हाँ ऑब्वियसली बात है, देखो रिस्क बढ़ेगा, अगर रिस्क बढ़ रहा है तो रिटर्न भी बढ़ी जाएगी। रूल ऑफ गेम मतलब कि दूसरे देश की मतलब आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो, यूएस में, तो यूएस के रूल्स तो आपको तो नहीं पता ना यूएस के रूल्स क्या हैं, तो वो यूएस के रूल्स तो यूएस वाले बंदे को पता है, तो वो अपने हिसाब से चीजों को चलाए। वर्टिकल होता है हर्षे अलीबाबा ग्रुप, इसका मतलब क्या हुआ, अब्रॉड दैट प्रोवाइड इनपुट फॉर फर्म डोमेस्टिक। अब इसमें सेम लेवल पे नहीं हो, या तो आप एक ऐसी कंपनी के साथ डील कर रहे हो जो आपके बाद की एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, या एक ऐसी कंपनी जो आपसे पहले की एक्टिविटी परफॉर्म कर। अब फॉरवर्ड हो जाएगा या फिर बैकवर्ड हो जाएगा। जैसे फॉरवर्ड का मतलब जो आप मतलब आप यहां पर बैठे हो, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो सेल में जा रहे हो तो फॉरवर्ड, रॉ मटेरियल में जा रहे हो तो बैकवर्ड। ठीक है, समझ रहे हो ना, रॉ मटेरियल में जा रहे हो तो फॉरवर्ड और सॉरी बैकवर्ड, और अगर आप सेल करने में जा रहे हो तो फॉरवर्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सेम इंडस्ट्री में काम नहीं करते हो, अलग लेवल पे काम करो, तो यहां पर जो लेवल हो जाएगा वो डिफरेंट लेवल हो जाएगा। यहां पर जो लेवल होगा वो डिफरेंट होगा, दिस विल बी द डिफरेंट लेवल। ये आप लोगों का एक डिफरेंट लेवल देखने को मिलता है, यू विल फाइंड इट डिफरेंट। समझ आ गया? देन आता कॉन्ग्लोमेरेट। अब ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, यहां पर आप बिल्कुल ही अनरिलेटेड बिजनेस में पैसा लगाते हो, अनरिलेटेड बिजनेस में पैसा लगाते हो। वॉलमार्ट है, वो किसके साथ, किस कंपनी में पैसा लगाए, BMW के। अब ये भाई रिटेल स्टोर है, ये आप लोगों की ऑटोमोबाइल कंपनी है, कोई आपस में लेना देना नहीं है, तो कॉन्ग्लोमेरेट ये मर्जर भी होता है। तो कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई का मतलब होता है कि आप ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, आप ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहे हो जिसका आपके बिजनेस के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, जिसका आपके बिजनेस के साथ ना कोई लेना ना कोई देना, जिसका आपके बिजनेस के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। वर्टिकल में जब बिजनेस रिलेटेड हो लेकिन जो लेवल होगा वो डिफरेंट होगा। वर्टिकल में बिजनेस एक जैसा हो सकता है लेकिन लेवल अलग होगा। आप एक लेवल पे बैठे हो तो दूसरी कंपनी किसी दूसरे लेवल पे बैठी है। अगर आप यहाँ पे एक लेवल पे बैठे हो तो आपकी कंपनी आपसे बड़े लेवल पे बैठी होगी या फिर आपसे नीचे वाले लेवल पे बैठी। अब आता है रिसोर्स सीकिंग। रिसोर्स देखो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं। कई बार कंट्रीज किसी दूसरे देश में इस वजह से पैसा लगाती है
क्योंकि वहां पर इसमें कोई लेवल नहीं होता। इसमें क्या ही लेवल होगा, ये तो अलग अलग कंपनी है ना, ये तो कंपनी ही अलग अलग हो गई। वॉलमार्ट और बीएमडब्ल्यू, इनका आपस में कोई लेवल ही नहीं बनता। रिसोर्स सीकिंग का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे देश में कई बार जो कोई भी रिसोर्स, जैसे इंडिया के अंदर लेबर है वो चीप है, तो अगर कोई देश प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया जो आईफोन है उसकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, उसकी प्रोडक्शन चाइना में होती है, क्योंकि चाइना में या तो लेबर फोर्स समझ लो सस्ती है, या जो इसके स्पेयर पार्ट्स हैं वो सस्ते पड़ते हैं। तो फिर कई बार देश किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, लेबर कॉस्ट का, रॉ मटेरियल का एडवांटेज लेने के लिए क्या करती है, किसी दूसरे देश में पैसा लगा देती है, किसी दूसरे देश में पैसा लगा देती है। उसको क्या बोल दिया जाता है, उसको रिसोर्स सीकिंग एक्टिविटी बोल देते हैं। क्योंकि वो वही चीजें, वो रिसोर्सेज जो है ना, वो जिन रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। वो रिसोर्सेज इंडिया के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। दे आर वेरी कॉस्टली इन इंडिया। वो रिसोर्सेज इंडिया के अंदर क्या है बेटा, काफी ज्यादा महंगे हैं। देन आता मार्केट सीकिंग। मार्केट सीकिंग मतलब मार्केट शेयर हो गया। Main suppliers or customer may have set up foreign producing facilities abroad and the firm needs to follow them overseas। अब क्या करते हैं, कई बार कोई कंपनी होती है वो अपना, जैसे अभी HSBC बैंक की बात कर रहा था मैं, कि वो बैंक अपना एक हेडक्वार्टर आपके देश में ओपन कर देती है ना, हेडक्वार्टर वो आपके देश में ओपन कर देती है, और फिर वहां पर वो उस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करती है, जिसको आप ट्रांसफर कॉस्टिंग भी बोल देते हो, यू कॉल इट ट्रांसफर कॉस्टिंग। उसको क्या नाम दे दिया जाता है, उसको ट्रांसफर कॉस्टिंग का नाम भी दे दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जब कंपनी मार्केट शेयर को, मार्केट सीकिंग का मतलब या तो मार्केट के अंदर पोटेंशियल बहुत है या आपको वो मार्केट का शेयर चाहिए, वन और द अदर थिंग्स। दोनों में से कुछ भी आपको चाहिए तो आप उसको कवर कर सकते हो। देन आता है एफिशिएंसी सीकिंग। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फैक्टर, एंडोमेंट्स, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिसीज, और ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना। एफिशिएंट मतलब किसी भी तरीके से एफिशिएंसी कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा इस्तेमाल करके जिससे आपकी एफिशिएंसी है, आपके काम करने का जो तरीका है, आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आप लोगों की क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। ओवरऑल कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाएगी। देन आ जाता है स्ट्रेटेजिक एसेट सीकिंग। अब इसमें क्या होता है, the FDI attempts to acquire the assets of foreign firms so as to promote their long-term strategic objectives, especially advancing their international competitive MNC या many with intensive often established global strategic alliance और acquire local firms। अब ये वो आता है joint venture जैसा, समझ रहे हो ना। तो वो क्या करते हैं, जो जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन है उस पर फोकस करते हैं ज्यादा, मार्केट, समझ रहे हो ना। एसेट सीकिंग मतलब आपका ऑब्जेक्टिव किस पे है, एसेट्स पे है। मतलब नाम से ही आप लोगों को चीजों की क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि अगर मैं रिसोर्स की बात कर रहा हूँ तो मेरे को नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए या फिर मेरे को कैपिटल रिसोर्सेज चाहिए। मार्केट सीकिंग है, मेरे को मार्केट शेयर चाहिए। अगर एफिशिएंसी की बात कर रहे हूँ तो एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी में मेरे को सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे फोकस करना है, एफिशिएंसी में मेरे को ऑब्जेक्टिव्स पे अपनी कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करनी है। और स्ट्रेटेजिक एसेट्स का मतलब मुझे एसेट्स पे फोकस करना है। तो ये इसका बेसिक। उसके बाद ये अपन पढ़ चुके हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ब्राउन फील्ड क्या होता है, मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है। ग्रीन फील्ड बताया था। ग्रीन फील्ड का मतलब है कि जैसे होंडा ने ना यूएस में जाके अपनी जो होंडा कंपनी है उसको ना बिल्कुल जीरो से एस्टेब्लिश किया था। जीरो से, स्टार्टिंग से, बिल्कुल जीरो से शुरू किया था। क्या किया था, बिल्कुल जीरो से शुरू किया था। देन आता था मर्जर और एक्विजिशन या फिर ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कि बना बनाया एक बिजनेस आप उठा लेते हो और उसको आप बड़ा करने की, उसको आप
उसको स्केल करने की कोशिश करते हो। उसको आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उसको आप स्केल करने की कोशिश कर रहे हो। फिर उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसपे आपको ध्यान देना पड़ता है। सिंपल। तो ये एसेट बेस्ड है, मतलब नाम से आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये वही सेम चार्ट है, ठीक है, इसको अब दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा कि ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है, ब्राउन फील्ड का मतलब क्या है, जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, और उसी तरीके से ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड ये यहाँ पर आप लोगों को देखना पड़ेगा। ग्रीन फील्ड, एक्विजिशन और मर्जर। मर्जर समझ रहे हो ना? मर्जर में क्या होता है, देखो एक्विजिशन में तो एब्सॉर्प्शन की तरह होता है, बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनी को ऑब्जॉर्व कर लेती है अपने अंदर, ठीक है। एक्विजिशन में क्या करती है, एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है। और जो मर्जर होता है, तो मर्जर में क्या किया जाता है, हम मर्ज कर देते हैं। दो कंपनीज ए प्लस बी आपस में मर्ज होकर अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म कर लेती हैं और एक सी कंपनी बना लेती हैं। और जो जॉइंट वेंचर था उसमें क्या था कि ए और बी मिलके कंपनी तो सी बनाएंगी लेकिन उनकी अपनी एग्जिस्टेंस बनी रहेगी। उनकी अपनी एग्जिस्टेंस है वो खत्म नहीं होगी, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं होगी, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस बनी रहेगी। हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, वो वाला एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी उनकी बनी रहेगी, ठीक है। मर्जर में नहीं है। मर्जर देखो ध्यान से सुनो, मर्जर और जॉइंट वेंचर में क्या फर्क है, सुनो। ये मर्जर है और ये जॉइंट वेंचर है। मर्जर में ए और बी ने मिलके एक सी कंपनी बना दी, लेकिन ए और बी की एग्जिस्टेंस क्या हो गई, एंड हो गई। वहीं पर जॉइंट वेंचर में ए और बी ने मिलके कंपनी बनाई सी, लेकिन ए और बी की एग्जिस्टेंस कॉन्टिन्यूस। सोनी एरिक्सन, हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी, जॉइंट वेंचर्स की। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसकी बेटा, जॉइंट वेंचर्स की। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर्स क्लियर है? सिंपल। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। जो देखो मर्जर का तो मतलब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है, कंपनी एक नई आइडेंटिटी बना ली तो उसके हिसाब से ही क्या करेंगे, काम करेंगे। लेकिन जॉइंट वेंचर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, एक ऑब्जेक्टिव है। जैसे ही ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ तो जॉइंट वेंचर भी खत्म हो जाते हैं। जैसे ही आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो गया, वैसे ही आप लोगों के जो जॉइंट वेंचर के फंडे होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मतलब आपका ऑब्जेक्टिव पूरा तो बस खत्म, इस वजह से। ये तो वही है, सेम लिखा। अब कुछ प्लेटफॉर्म बेस्ड एफडीआई होती हैं, प्लेटफॉर्म टाइप ऑफ एफडीआई। अब प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि यहां पर कंट्री मीडिएटर का इस्तेमाल करती है, मीडिएशन का इस्तेमाल करती है, समझ रहे हो ना। इसको एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म एफडीआई का नाम दिया जाता है, जिसमें आप इंटरमीडिएट वेरिएबल की तरह काम करते हो। कैसे काम करते हो, इंटरमीडिएट वेरिएबल की तरह काम करते हो। समझ आया? क्या करते हो आप इंटरमीडिएट वेरिएबल की तरह काम करते हो। थर्ड पार्टी रूट, कहने का मतलब क्या हुआ, इफ द फोर्ड परचेज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन आयरलैंड विद द प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग कार्स टू अदर कंट्री। मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ये इंडिया है, इंडिया पैसा लगाए कहां पर, चाइना में रॉ मटेरियल में, और वो जो फाइनल गुड्स है उसको बेचे यूएस में। समझ रहे हो ना,
तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट एक देश में कर रहे हो लेकिन उसको एक्सपोर्ट दूसरे, मतलब समझ रहे हो ना, जिस देश में इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो डिफरेंट कंट्री है, जहां पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है दैट इज डिफरेंट कंट्री। इन्वेस्टमेंट वाली कंट्री है वो अलग है, और वहीं पर जहां पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो कंट्री अलग है। एक्सपोर्टिंग कंट्री इज डिफरेंट कंट्री। I hope this thing is clear to you. Exporting company is different and investment country is different. Investment जहां पर की जा रही है वो अलग है और जहां पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो अलग है, राइट? तो इसको आप बोल देते हो प्लेटफॉर्म बेस्ड या एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म एफडीआई। ये इसका क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई। अगर समझ आ गई तो एक बार थम्स अप दीजिए। कल आप लोगों को इस बार के दोनों पेपर मिल जाएंगे कम्युनिटी पे, ठीक है? कम्युनिटी पे मिल जाए। किसी को इस बात में कोई दिक्कत, किसी को इस बात में कोई तकलीफ तो पूछो। चलो कैसे देखो, अब ये बहुत ही अच्छा प्यारा सा चार्ट है। अगर आप लोगों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम है तो फिर आप किस में जाओगे, आप एक्सपोर्ट में जाओगे, है ना? लेकिन अगर लाइसेंसिंग है तो फिर तो ठीक है, अगर लाइसेंसिंग नहीं है तो एफडीए में चले जाओगे। अगर कंट्रोल चाहते हो तो भी एफडीए में चले जाओगे। और नो हाउ बी प्रोटेक्टेड बाय लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर लाइसेंस जरूरत है तो लाइसेंस में चले जाओगे, और नहीं है तो फिर आप हॉरिजॉन्टल एफडीए। मतलब समझ रहे ना, ये कुछ कोई याद करने वाली चीज नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली चीज है कि आपके सामने अलग अलग सिनेरियो होंगे ना। यस और नो, यू मे फाइंड डिफरेंट सिनेरियो। आप लोगों के सामने डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। अब ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ो या ना पढ़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्टर्स अफेक्टिंग एफडीआई, अब ये भी वही चीज है, ठीक है? ये भी मैथ्स का असर्शन रीजनिंग या फिर स्टेटमेंट टाइप पूछा जाएगा। एफडीआई ये हो गया आपका सब्सिडी और एसोसिएट, मर्जर और एक्विजिशन, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। एफडीआई के पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं? पहला इक्विटी है ना। इक्विटी क्या होता है, शेयर कैपिटल। फॉरेन कैपिटल इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स परचेज ऑफ शेयर ऑफ एंटरप्राइज इन द कंट्री अदर देन ऑल। मैंने पीएनजी मतलब प्रॉक्टर और गैम्बल कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, तो ये इक्विटी कैपिटल है। यस और नो? मैंने इक्विटी में पैसा लगा दिया, मैंने उनके शेयर्स परचेज कर लिए। क्या कर लिया? मैंने उनके शेयर्स परचेज कर लिए। व्हाट आई डिड, आई जस्ट परचेज देयर शेयर्स। मैंने उनके शेयर्स को परचेज कर लिया। समझ आ गया? फैक्टर देखो बेटा, फैक्टर्स में मतलब आप एक चीज समझ लो, आपको एफडीआई का मीनिंग समझ आ गया। अब जब एफडीआई का मतलब पता चल गया, अब आपको पता होम कंट्री क्या है, होस्ट कंट्री क्या है। अब देखो, अगर आपको बोल दिया कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप क्या मतलब कि जिस कंट्री में आप एफडीआई करना चाहते हो उसमें बहुत सारी लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप करना चाहोगे, आप नहीं करना चाहोगे। मतलब यार इतनी सारी लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं तो मैं क्यों ही पैसा इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, वो तो एकदम से बेकार हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोगों को स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरीके से।
री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, री इन्वेस्टेड अर्निंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट इन्वेस्टर शेयर of earning not distributed as dividend by affiliate or earning not remitted to the direct investors. So retained earning profit by affiliated are reinvested. जब आपका डिविडेंड का पैसा आपको ना देके उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, री इन्वेस्टिंग हुई, जो आपका क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग बोल देते हैं. व्हाट यू कॉल देम? यू कॉल देम रिटेन्ड अर्निंग. क्या बोल देते हो? रिटेन्ड अर्निंग्स बोल देते हो. वी कॉल देम रिटेन्ड अर्निंग्स. देन आ जाता है इंट्रा कंपनी लोन्स. इंट्रा कंपनी लोन्स और इंट्रा कंपनी डेट ट्रांजैक्शन रेफर्स टू शॉर्ट और लॉन्ग टर्म बॉर्निंग और लैंडिंग ऑफ फंड्स बिटवीन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स एंड एफिलिएटेड एंटरप्राइज. तो दो कंपनीज डायरेक्टली क्या करते हैं, जैसे बैंकिंग में पढ़ा था ना, ओवरनाइट लोन का एक कंसेप्ट था. क्या कौन सी फैसिलिटी थी? तो एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसके अंदर ओवरनाइट मतलब 24 आवर्स के लिए लोन दिया जाता था. एमएसएफ ही था ना शायद, या कुछ और दूसरा था, लेकिन वही था, एमएसएफ ही था. 90 दिन नहीं होता एमएसएफ, या कुछ ऐसा ही था. तो एमएसएफ, तो वहां पर जैसे ओवरनाइट लोन दिया जाता है, तो उसी तरीके से इंट्रा कंपनी लोन्स भी होता है कि कई बार एक कंपनी दूसरी कंपनी की सहायता करने के लिए ओवरनाइट लोन दे देती है, या अगर उससे ज्यादा भी लोन दिया जाता है कि भाई ठीक है, इस टाइम पे हमने आपको लोन दे दिया, आपकी सिचुएशन खराब थी, तो आपको इस सिचुएशन से निकाल देते हैं. हम आपको क्या कर देते हैं, हम इस सिचुएशन से निकलने में आप लोगों की क्या करेंगे, वी विल हेल्प यू. हम आपको इस सिचुएशन से बाहर आने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे. ऐसा होगा. अब एफडीआई के फायदे और नुकसान है, बहुत सिंपल से बात है. अब आपको जो सवाल पूछा जाता है ना, वो हमेशा ना साथ में एक वर्ड लिखा हुआ आएगा कि एफडीआई का होम कंट्री और होस्ट कंट्री को क्या फायदा और क्या नुकसान हो रहा है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? है ना, कि अगर होम कंट्री है तो उसके पॉइंट से कैसे, और होस्ट कंट्री है तो उसके पॉइंट से कैसे फायदा और नुकसान होगा. देखो, पहला डाइवर्सिफाई इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो. आप दूसरे देशों के शेयर्स में पैसा लगा रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो क्या हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है. उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं वो बढ़ रही हैं. प्रमोट स्टेबल लॉन्ग टर्म लैंडिंग, प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें आप पैसा लगाते हो तो वहां पर जो पैसा है वो आपका बढ़ता है, उस देश की तरक्की में एक बड़ा योगदान होता है. प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग कंट्रीज. उसके साथ साथ जो आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर देते हो किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को. क्या कर देते हो, डेवलपिंग कंट्रीज को. लेकिन नुकसान क्या होते हैं, एक तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ. इसका सबसे बड़ा नुकसान ना डोमेस्टिक कंट्रीज को होता है. इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो किसको होता है, वो हमेशा डोमेस्टिक कंट्रीज को होता है. डोमेस्टिक कंट्रीज का मतलब है कि फॉरेन कंट्री है वो इंडिया में आ रही है, तो वो जिस बिजनेस में वो एंटर कर रही है वही बिजनेस आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे. आप लोगों के जो लॉस के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ जाएंगे, बताओ. आपके जो लॉस के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? सर बिल्कुल हो जाएंगे. हमारे लॉस के चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो. ऐसा. तो ये इसका क्या होता है, नुकसान होता है. अब उसके बाद आ रहा हूं रूट्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया. इंडिया के अंदर अगर कोई फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो कैसे इन्वेस्ट कर सकती है. देयर आर 2 डिफरेंट रूट्स. दो डिफरेंट रूट्स हैं. एक होता है वो जिसमें आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली आप एंट्री कर सकते हो. जहां पर जिसको ऑटोमेटिक रूट बोल दिया जाता है, जिसमें ना आपको आरबीआई के पास जाना पड़ेगा, ना आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किसी की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है. बस आप सीधा डायरेक्ट जाओगे और देश के अंदर क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे. आप सीधा जाके क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे कि ठीक है भैया हमें इस देश के अंदर क्या करना है, पैसा लगाना है. आप कुछ नहीं सोच रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना, बस उस देश के अंदर जाके आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट मेकिंग द इन्वेस्टमेंट. दूसरा वो है
जहां पर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, आपको सरकार से पूछना पड़ेगा, आपको सरकार की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको सरकार की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको पूछना पड़ेगा कि अच्छा भैया बताओ हम ये करना चाहते हैं तो कैसे होगा, ये करना चाहते हैं तो कैसे होगा, है। तो सोच के बहुत सारे पॉलिटिकल भी रीजन हो सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक रीजन भी हो सकते हैं, तो काफी सारे रीजन। ठीक है, सवाल तो कम आता है, लेकिन चार्ट है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, जैसे ये वाला है। अब इसको मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ऑटोमेटिक रूट है। अब ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट इनटू डिफरेंट सेक्टर्स आर लेस रिस्ट्रिक्टेड, मतलब इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई भी दूसरा देश इंडिया के अंदर किसी इंडस्ट्री में आके पैसे लगाए तो उसके लिए उसको आरबीआई के पास या सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा कि आओ भाई हमारे हमसे पूछो, बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं पूछ रहे, हम नहीं पूछ रहे, हमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं, हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, सारी चीजों को चला लेंगे, वी विल नॉट टेक द परमिशन। सो हियर ओवरसीज इन्वेस्टर्स और इंडियन कंपनी डज नॉट अप्रूवल from the Reserve Bank of India or Government of India for investment into country, simple। आप जाओ पैसा लगाओ, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन वहीं पर अप्रूवल रूट, अप्रूवल जैसे एजुकेशन वगैरह कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो उसके लिए पहले आप लोगों को या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना पड़ेगा कि भैया पैसा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ठीक है, राइट। या तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना पड़ेगा कि क्या हम आपके देश में पैसा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, या फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को आरबीआई से अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हाँ इस पर्टिकुलर सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, आइदर वी कैन इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर और नॉट, क्या हम इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बताइए, और अगर हम नहीं इन्वेस्ट कर सकते तो बताइए, ठीक है, कि अगर हम इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो भी बता दीजिए, और अगर नहीं तो वो डिपेंड करता है। अगर अप्रूवल की जरूरत है तो आप लोग अप्रूव्ड रूट से जाओगे, और अगर अप्रूवल की जरूरत नहीं है तो उसके लिए आप ऑटोमेटिक रूट का इस्तेमाल भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा। अब इसके बाद आगे की जो 3-4 स्लाइड्स है ना वो रेक्टिफिकेशन वाली हैं, ये बात है जिसमें आपको एफडीआई की लिमिट और रूट्स है, वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इसको बहुत रट्टा मारने की जरूरत है या याद करने की जरूरत है, मैं आपको मोटा मोटा बोलूंगा कि इससे सवाल बन जाता है। देखो मुझे नहीं पता क्यों बनता है, तो इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा, 4-5 दिन लगातार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। मतलब आप पहले एफडीआई की लिमिट्स याद रख लो, मतलब आप एक बार इसको ऑनलाइन भी चेक कर लीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम ये चीजें चेंज होती रहती हैं, तो करंट डेटा इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा बेहतर है। इसमें ये क्या होता है कि आप एक तो ये देख लीजिए कि 100% किस में अलाउड है, पहले वो लिख लो जिसमें 100% अलाउड है, जैसे आप लोग एयरपोर्ट्स में 100% अलाउड है ना, कोल माइनिंग में 100% अलाउड है, और उसके बाद कौन से रूट से कितना अलाउड है, कौन से रूट से कितना अलाउड है। ये डिफेंस में 100% नहीं है, 74% है, ठीक है, ये रूट चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका गूगल करने वाला टॉपिक है, ये वो टॉपिक है जिसके रेट्स को, जिसके रूट्स को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज नया रूल बन जाता है, हर रोज एक नया लॉ बन जाता है, जिसके बेसिस पे कोई ना कोई चेंज अब हो जाता है। एक सेकंड, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। ये ना मैंने एक लिंक पिन किया है, आप इस लिंक पे जाइएगा एक बार, और इस लिंक में
आप लोगों को एफडीआई से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं जो करंट, समझ रहे हो ना, करंट चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है कमेंट, इस कमेंट पे जाके आप इस वेबसाइट को एक बार चेक कर लीजिएगा और इससे मोटा मोटा चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें चेंज हो रही हैं और मैं आपको सारी चीजें क्लास में पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं वो चेंज होती रहती है, ठीक है। इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ आ जाएगा क्या क्या लिखा हुआ है। जो मैं चीज आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, देखो इसमें अलग अलग सेक्टर है, टेलीकॉम में कितना है, ऑटोमोबाइल में कितना है, तो ये सब आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब यहां से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया, ठीक है जी। कब आपको कहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसका कोई भी भरोसा नहीं है, इसका कोई भी भरोसा नहीं। हाँ, गवर्नमेंट रूट का मतलब उसमें आप लोगों को गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसमें आप लोगों को गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आप अप्रूवल लोगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इजी वे नहीं है कुछ बेटा, देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आप लोगों को 4-5 दिन, मतलब इसका सारा डेटा या तो एक जगह पे लिख लो जैसे ये दिया हुआ है और उसको लगातार 5-6 दिन पढ़ते रहो। एक ही चीज को 20-25 बार पढ़ोगे तो वैसे ही याद हो जाएगी। एक चीज को 20-25-30 बार पढ़ोगे तो वो वैसे ही याद हो जाएगी। है? उस चीज को अगर आप 20-25 बार पढ़ोगे तो वो वैसे ही याद हो जाएगी। है? इस वजह से तो ये सब इसी का डेटा ही है, ठीक है। इतना सारा डेटा है तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक जो चीज जो जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं वो ये वाला है, इस पे स्टार लगा लो, इस पे स्टार लगा लो। स्टार क्यों लगा लो? क्योंकि ये हर बार सवाल आता है। पिछले बार भी पूछा गया था, उससे पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार पूछा गया या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इससे सवाल आता है। कि कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें आप ये तो आसान है, ठीक है, ये पढ़ोगे, अगर यहां से सवाल आ गया तो आपकी किस्मत अच्छी है, ठीक है, आप लकी हो अगर यहां से सवाल आ गया। ये क्या बोलते हैं कि ये वो वाले सेक्टर हैं जिन सेक्टर्स में एफडीआई प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है कि यहां पर आप पैसा नहीं लगा सकते, मतलब इसमें नहीं अलाउ किया हुआ। जैसे लॉटरी बिजनेस, गवर्नमेंट प्राइवेट लॉटरी है इंडिया के अंदर, इसके अंदर फॉरेन, इसके अंदर एफडीआई का पैसा नहीं आता, मतलब बैंड है, मतलब बैन है ना, क्लियर है? किसी को इस बात में कोई दिक्कत कि यहां पर चीजें बैन है। जो निधि कंपनी होती है ना, ये एक जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, ये उस तरीके से होती हैं। समझ रहे हो ना, इसके अपने ही मेंबर्स होते हैं, उन्हीं से लेन देन होता है। तो ये एनबीएफसी का पार्ट है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कौन सा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, राइट। चिट फंड्स, ये आपका होमवर्क है। कल को आप लोगों ने चिट फंड पढ़ के आना है। चिट फंड क्या होता है आप लोगों ने बहुत वो देखा होगा, 21 दिन में पैसा डबल वाला पढ़ा है, दोनों को पढ़ के आना। निधि कंपनी को भी थोड़ा डिटेल में पढ़ के आना, चिट फंड को भी थोड़ा डिटेल में पढ़ के आना। मतलब इतना याद रखो कि चिट फंड में पैसा नहीं लगा सकते। गैम्बलिंग, बैटिंग, कसिनो, लॉटरी, टीडीआर, दैट इज ट्रेडिंग ऑफ ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, जो आपके जैसे शेयर सर्टिफिकेट या शेयर
जो वारंट्स होते हैं वहां पर। रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं लगाया जा सकता। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, चरूट्स, सिगरेट, तंबाकू, सेक्टर्स नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर, जैसे एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशंस, तो ये वो है, ठीक है। अभी इसमें एटॉमिक एनर्जी में पैसा नहीं लगाया जा सकता। अब इसमें वही सवाल भी आ जाता है, रेलवे का सवाल आ जाता है एक। अब जो रेलवे है, रेलवे के अंदर एफडीए अलाउड नहीं है, ठीक है। रेलवे के अंदर एफडीआई अलाउड नहीं है, लेकिन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में है। रेलवे में अलाउड नहीं है, लेकिन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में अलाउड है। मतलब रेलवे सेक्टर में आप एफडीआई अलाउ नहीं कर सकते, लेकिन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ऐसे तो आप ये क्या बोलते हैं, अगर इस तरीके से सोचो तो फिर इंडिया के अंदर तो बुलेट ट्रेन भी नहीं चल सकती, है ना। जो रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें तो पैसा लगाया जा सकता है फौरन से, लेकिन रेलवे सेक्टर के अंदर वो अलाउड नहीं। टीडीआर जो होते हैं ना, ये जो आपके जैसे शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, शेयर वारंट्स होते हैं जिनको आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो उस पर डिपेंड करता है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। तो ये आप लोगों ने रट्टा मार लेना है, ये 8 सेक्टर वो हैं जिसके अंदर एफडीआई अलाउड नहीं है। एफडीआई इज नॉट अलाउड। इसमें एफडीआई अलाउड नहीं है, राइट। उसके बाद एफडीआई की 2 थ्योरीज हैं जिससे सवाल पूछा जाता है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स होते हैं। उसमें ऐसा होता है ना कि जो जैसे आप मुंबई की बात करते हो, उसका एक साउदर्न पार्ट है, एक ईस्टर्न पार्ट है, तो अगर वो डेवलपमेंट राइट ईस्टर्न पार्ट्स के लिए डेवलप किए गए हैं तो उसको साउदर्न पार्ट के लिए यूज किया जा सकता है। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स मतलब उनको ट्रांसफर किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट पर्पज के लिए उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, राइट। अब मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज थ्योरी, कौन सी थ्योरी है? मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज थ्योरी, फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एस.एच. हेमर इन हिज डॉक्टरल, को नाम वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका याद रख लेना। अब मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज का मतलब क्या होगा? This theory states that the reason MNC can compete successfully against local firms, कि अगर एक MNC किसी दूसरे देश में एंटर करती है तो वहां की जो लोकल फर्म्स है उनको बड़े आराम से क्या कर सकती है, वो बाहर कर सकती है या नहीं कर सकती है? It is a microeconomic theory that makes a firm the center as well as cause of international movement of capital and goods. The theory elucidate why firms choose to internationalization their operations. तो फर्म ये मतलब ये डिसीजन बताती है कि क्यों फर्म्स इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल रिसोर्सेज पे होते हैं, उनके पास कैपेबिलिटीज होती है, उनके पास मोनोपोली पावर होती है। वो दूसरे देश में जाके उस कंपनी देश की डोमेस्टिक फर्म्स को हरा के खुद वहां पर एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज से, मतलब यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज मतलब वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला नहीं है कि वो किसी दूसरे देश में जाएंगे ही तब जब उनको पता है कि वो वहां की डोमेस्टिक मार्केट को खत्म कर सकती है, है ना। इंडिया के अंदर कोई फॉरेन की कंपनी क्यों आएगी, फॉरेन की कंपनी क्यों आएगी? अगर उनको पता है कि इंडिया की कंपनीज
हमसे compete नहीं कर पाएंगी। अब जैसे इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, चाइना है, अब चाइना के सामान ने क्या इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को डिसरप्ट किया है या नहीं किया? बिल्कुल किया है। अब कौन सा प्रोडक्ट है जो इंडिया में बिक रहा है उस पे मेक इन इंडिया लिखा हुआ है, या कितने ही प्रोडक्ट हैं जो हम मेक इन इंडिया पे खरीदते हैं? नहीं खरीदते ना। आप किस पे खरीदते हो? आप तो चाइना ने बनाए हुए हैं उस पे खरीदते हो। तो हर देश के अंदर किसी ना किसी कंट्री कंपनी को एक मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज नजर आता है कि भैया अगर मैं यहाँ पे जाके इस तरीके से काम करूंगा ना तो मेरे पास ये एडवांटेज रहेगा, मेरे पास ये फायदा रहेगा, मेरे पास ये एडवांटेज रहेगा, मेरे पास ये फायदा रहेगा। तो मैं इस चीज का कोशिश करूंगा, इस चीज को ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस का हिस्सा बनाओ। तो उसको सुपीरियरिटी है, उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, और इस वजह से वो दूसरी मार्केट को जाके क्या करती हैं? डिसरप्ट करती हैं। तो ये रीजन भी बताता है, ठीक है, ये एक्चुअली आपको रीजन भी बताता है कि क्यों कंट्रीज दूसरे देश में जाके बिजनेस करना चाहती हैं। क्यों एक कंट्री जो अपने देश में अच्छा कर रही है वो इंटरनेशनल लेवल पे कंपीट क्यों करती है? क्यों? क्योंकि वो कंपीट कर सकती है। सिर्फ कंपीट ही नहीं कर सकती, वो अपनी मोनोपोली बना सकती है किसी दूसरे देश में जाके। वो उस दूसरे देश में जाके अपनी मोनोपोली बना सकती है। किसी को इस बात में कोई दिक्कत, किसी को कुछ समझ नहीं आया तो, कि वो अपनी मोनोपोली भी बना सकती है उस देश में जाकर। यस, ऐप देखो, अगर आप अलाउ ही नहीं करोगे, जैसे इंडिया के अंदर एप्पल, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा एप्पल की सेल कहां पे आपको पता है? इंडिया के अंदर। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट जाता है एप्पल कंपनी को, वो किससे जाता है? वो इंडिया से जाता है। इस वजह से तो अगर गवर्नमेंट ने अलाउ किया है तो भैया उसके नुकसान तो डोमेस्टिक कंट्रीज को ही भुगतने पड़ेंगे ना, इंडिया की कंपनीज को ही भुगतने पड़ेंगे ना। अब इंडिया के अंदर कितनी सारी कंपनीज देखते ही देखते खत्म होगी। आप पिछले 10 साल के मोबाइल फोन की कंपनीज को सोचो, कितनी कंपनीज आती थी? नोकिया, लावा, माइक्रोमैक्स, एलजी, सोनी, ब्लैकबेरी, आती थी या नहीं आती थी? हमने देखी है या नहीं देखी? हमने ये सारी कंपनीज देखी हैं। हमने, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इनके मोटरोला, इनके प्रोडक्ट भी आप लोगों ने यूज किए हो, लेकिन अब वो नहीं दिखती, वो मार्केट में है ही नहीं, दे आर आउट फ्रॉम द मार्केट। और किसने कैप्चर कर लिया भाई? Xiaomi, रियलमी, रेडमी, सब चाइनीज कंपनीज है। आपको क्या लगता है भाई इनके, आप रियलमी, रेडमी है ना, वीवो, ओप्पो, आपको पता है इनका प्रोडक्शन हाउस एक ही है, इनका प्रोडक्शन हाउस सेम है। मतलब इनका जो स्पेयर पार्ट प्रोड्यूस होता है ना, वो एक ही जगह पे होता है। समझ लो ना। सो दिस इज मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज थ्योरी। टाइम के साथ चीजें चेंज हो गई। उसके बाद आता है एक्लेक्टिक पैराडाइम। अब इसके अंदर आप अलग अलग तरीके के एडवांटेज की बात करते हो, इसको आप OLI मॉडल भी बोल देते हो। ये जॉन एच डनिंग के द्वारा दिया गया था। अब इसके अंदर क्या बताया? उसने बताया कि OLI मतलब OLI, वो बोलता है कि आप किसी देश में एंटर करोगे, ये बात 3 अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आप किसी देश में इन्वेस्ट करोगे, ये बात 3 चीजों पे डिपेंड करती है, और हम ये देखेंगे कि उन तीनों में हमारे पास एडवांटेज कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे। जैसे ओनरशिप एडवांटेज, OLI, लोकलाइजेशन, लोकेशन, और इंटरनेशनलाइजेशन। अगर तो सिर्फ और सिर्फ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ ओनरशिप का एडवांटेज है, आपके पास लोकेशन और
इंटरनलाइजेशन का एडवांटेज नहीं है। और अगर लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में जा रहे हो तो ओनरशिप भी है और लोकेशन का एडवांटेज भी है, लेकिन इंटरनलाइजेशन नहीं है। लेकिन एफडीआई में जा रहे हो तो आपके पास तीनों एडवांटेज है। देख रहे हो, मतलब ये बीच वाले दो सेम हो गए, ये वाला सिर्फ इसमें, ये वाला और ये। तो अगर आपके पास तीनों एडवांटेजेस हैं, ओनरशिप का भी, लोकेशन का भी और इंटरनलाइजेशन का भी, तो उस केस में आप लोगों को एफडीआई, मतलब ये आप लोगों को डिसीजन बताता है कि आप लोगों को किस में एंटर करना चाहिए। आपको एफडीआई में जाना चाहिए, आपको एक्सपोर्ट में जाना चाहिए, आप लोगों को लाइसेंसिंग में जाना चाहिए। ये सब आपको उस चीज के बारे में बताता है। इट टॉक्स अबाउट दिस, है ना? ये इस चीज के बारे में बताता है। इंटरनलाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली आपकी अपनी कैपेबिलिटी, समझ रहे हो ना? इंटरनलाइजेशन का मतलब इंटरनल एफिशिएंसी बोल सकते हो या समथिंग लाइक दैट, ठीक है? इंटरनलाइजेशन मतलब कि आपके अंदर पावर समझ सकते हो, रिसोर्सेज बोल सकते हो, समझ रहे हो ना? इट इज नॉट अ स्मॉल टर्म, इट इज अ वाइडर टर्म। ये एक वाइडर टर्म है, ये बताती है कि क्या आपके अंदर कैपेबिलिटी है फॉरेन मार्केट में एंटर होने की, इंटरनेशनल लेवल पे जाने की आपके अंदर वो कैपेसिटी है या नहीं है। तो ये उस चीज के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये उसका पार्ट बन जाएगा। देन आता है मार्केट इम्परफेक्शंस। तो मार्केट इम्परफेक्शंस भी एक ऐसी ही थ्योरी है जहां पर आप मार्केट की इम्परफेक्शंस का एडवांटेज लेने की कोशिश करते हो। ट्रेड थ्योरी दैट अराइज फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स वेयर परफेक्ट कंपटीशन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब मार्केट परफेक्ट नहीं है। अरे लोकेशन यार, आप लोकेशन एक एक वर्ड का मीनिंग पूछ रहे हो। लोकेशन मतलब जगह है। मार्केट इंपरफेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट में कंपटीशन परफेक्ट नहीं है तो वहां पर आप मार्केट की इंपरफेक्शंस का फायदा लेने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि बोथ ये सब किसके एडवांटेज हैं या ये सब किसके पैरामीटर्स हैं? ये सब पैरामीटर्स है परफेक्ट कंपटीशन के। क्योंकि देखो, परफेक्ट कंपटीशन में सबको प्रॉपर नॉलेज होती है, सेम तरीके के प्रोडक्ट होते हैं आपके पास, सबके पास प्रॉपर नॉलेज होती है, हर किसी के पास छोटा छोटा मार्केट शेयर होता है और कोई एंट्री और एग्जिट नहीं होते। तो अगर इसमें से आप किसी एक चीज को खत्म कर दो, है ना, मार्केट एंट्री ले आओ या आप प्रोडक्ट्स में वेरिएशन ले आओ, तो कहीं ना कहीं इस इम्परफेक्शन का क्या कर लेते हो आप? एडवांटेज ले सकते हो। देखा हुआ ना, एटलीस्ट वन ऑफ द अजम्पशन फॉर परफेक्ट कंपटीशन इज वायलेटेड। मतलब आपने इन 5 चीजों में से किसी एक चीज को वायलेट करना है, और अगर आपने वायलेट कर दिया तो बाकी लोगों के लिए, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन बना रहे, बाकी लोगों के लिए चाहे वो कितना भी परफेक्ट कंपटीशन बना रहे, आप लोगों के पास इम्परफेक्शन का फायदा आएगा। आप लोग बाकियों से बेहतर कर पाओगे, आप लोग बाकियों से आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आपके पास इम्परफेक्शन का एडवांटेज है। रिफ्रेश कर लो बेटा, तो ये वही है। उसके बाद रिसेंट चेंजेस, ठीक है, ये करंट अफेयर एग्जाम से पहले आपको एक बार मैं पढ़ा दूंगा। ये आप लोगों का पूरा एफडीआई वाला टॉपिक था। इंपॉर्टेंट है, आज के क्लास से एक पक्का सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है? एक सवाल आप लोगों को पक्का देखने को मिलेगा। सो यू कैन स्टडी इट वेल, यू कैन रिवाइज। एफडीआई इतना ही, अरे और कितना चाहिए बेटा आपको एफडीआई? कल स्टैट की लास्ट क्लास है, ठीक है? स्टैट का एक क्लास शाम को 2:30 बजे लेंगे, ठीक है? कल स्टैट और कम्युनिकेशन दोनों खत्म हो जाएंगे, और शाम को सुबह 10:30 बजे क्लास होगी आपकी कम्युनिकेशन की। 10 साढ़े 10 बजे, जितने बजे क्लास होती है, जो भी टाइमिंग है एक बार चेक कर लीजिए। मार्केट इंफॉर्मेशन का